जय हिंद दोस्तों। आज हल करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुब्रीहि समास। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मधारय समास। जो भला मानस है उसमें है कर्मधारय समास, है जो के समान, भला है जो मानस। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, आदरक, अनाड़ी, अनार, अमी, अमृत, अपना, आत्म। तो इनमें कौन सा तद्भव और तत्सम शब्दों का मेल सही नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अमी और अमृत, ये तद्भव तत्सम का मेल सही नहीं है। अगला है, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दवा है वो फारसी भाषा का शब्द है, इसको याद रखना। अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। तो कौन सा शुद्ध है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तत्व, सॉरी अहिल्या। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अहिल्या। तो अहिल्या है वो हमारा शुद्ध शब्द, बाकी हैं सभी अशुद्ध, क्योंकि अभ्यस्त अशुद्ध है, तत्व अशुद्ध है कि तत्व में एकता आता है, तत्व इसमें दोता है, ये भी अशुद्ध है। और महत्व भी अशुद्ध है कि उसमें भी एकता आता है, इसमें दो है, महत्व एकता आता है। तो शुद्ध शब्द है अहिल्या, ठीक है। अगला है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, अशुद्ध पर्यायवाची का चयन करें। तो ये अरविंद, कंज, नलिन, ये शुद्ध है, ये है कमल के पर्यायवाची, इसको याद रखना, ठीक है। अगार, निलय, धाम, ये भी शुद्ध हैं, ये हैं गृह के पर्यायवाची, गृह मतलब घर के, ये घर के पर्यायवाची हैं, ये भी शुद्ध है। और दस्यु, मौसक, खनक, ये भी शुद्ध हैं, ये है चोर के पर्यायवाची, ये तीनों चोर के पर्यायवाची हैं। अब पीयूष, सुधा, दृग, इनमें एक अशुद्ध है कि पीयूष और सुधा है वो है अमृत का पर्यायवाची, ठीक है दोस्त। और दृग है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ये है आंख का पर्यायवाची, इसको याद रखना, ठीक है। तो अशुद्ध पर्यायवाची कौन सा है? तो अशुद्ध पर्यायवाची है ऑप्शन डी, याद रखना, क्योंकि अरविंद, कंज, नलिन कमल के हैं, अगार, निलय, धाम गृह घर के हैं, दस्यु, मौसक, खनक घर चोर के हैं, और पीयूष, सुधा हैंगे वो अमृत के हैं, और दृग है आंख का, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्णन करने के बाहर है, वर्णातीत, जो देखा नहीं जा सका, अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, जो पहरा देता है वो प्रहरी। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बाकी ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं, लेकिन जो अशुद्ध सुमेलित नहीं है वो है जो आमिष नहीं खाता सामिष। जो आमिष नहीं खाता है उसको कहते हैं दोस्त निरामिष, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जो आमिष नहीं खाता उसको कहते हैं निरामिष। आमिष का मतलब है मांस, मतलब जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष, और जो खाता है उसको कहते हैं सामिष, ठीक है दोस्त। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इनमें? गणेश, गढ़, गणना, गणपत। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गणना है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? शर्मिंदा होना नहीं है, किसका नहीं है? मुंह पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना, मुंह में पानी आना। तो कौन सा है इनमें जिसमें शर्मिंदा होने का नहीं है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना शर्मिंदा होना नहीं है, इसका मतलब है ललचाना, ललचाना, मुंह में पानी आना मतलब ललचाना, ठीक है दोस्त। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला है, गई भईगत सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त क्या है? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, या दुविधा में होना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दुविधा में होना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ
घूमना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, घाट घाट पानी पीने का मतलब है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? किसन कटिक करके कृकसाय, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए किसन है, वो तत्सम शब्द नहीं, वो है तद्भव शब्द। तो निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है नहीं है? तो तद्भव शब्द नहीं है दांत, अधर, आंख, कान। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो अधर है वो तद्भव शब्द नहीं, ये तत्सम शब्द है। अगला है जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं उसे कहते हैं अखाद्य, जो पचाने योग्य नहीं उसे कहते हैं अपाच्य। इसको याद रखना। अगला पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर देंगे तो काला का क्या होगा? काले, काला, कालों, कालिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, काला का स्त्रीलिंग काली होगा, इसको याद रखना। अगला हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब, हम लोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको याद रखना कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, मह का बहुवचन होता है हम। अगला है चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। चरण कमल बंदो हरियाई में रूपक अलंकार है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह है। जहां भी योजक चिन्ह दिखे दोस्त तो वहां हमारा रूपक अलंकार होता है, इसको याद रखना। अगला है इनमें कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो तत्पुरुष समास किससे संबंधित है? तो दो तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, प्राय उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, इसको याद रखना। अगला है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथो प्लस उचित, यथा उचित, यथा उचित, यथा उचित। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यथा उचित को मतलब है यथा प्लस उचित। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबालकर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। क्योंकि गंदा पानी उबालकर पिए तो इसके गलत, गंदे पानी को उबालकर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, दिया नहीं दी। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता, बच्चा लोग नहीं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चा क्रिकेट खेलता है, लोग नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला है आंसू पी कर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पी कर रह जाना, आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना या गुस्सा होना। या एक ऑप्शन और है इसका 20 का, तो आंसू, ऑप्शन चुपचाप दुख सह लेना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, चुपचाप दुख सह लेना ही सही है। आंसू पीकर रह जाना का अर्थ होगा दोस्त चुपचाप दुख सह लेना। अगला वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? तो वेतन वृद्धि में की, में, से, को। तो राइट ऑप्शन बी में। वेतन वृद्धि मतलब वेतन में वृद्धि। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है कर्म कारक के लिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने के लिए, से, को। तो कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर ऊपर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। कर्ता के लिए ने, कर्म को, कर्ण के लिए से और संप्रदान के लिए के लिए। तो कर्म कारक के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, को। ठीक है। उसके बाद इनमें से कोई एक अशुद्ध है, उस पर चयन कीजिए। त्रिपुट वाक्य है, कौन सा है? तो बीमारी के निमित्त मैं कॉलेज ना जा सका, तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कोई अशुद्ध नहीं है, ये पूरा वाक्य शुद्ध है। इसको याद, इसको सही से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बीमारी के निमित्त में मैं कल कॉलेज ना जा सका, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
अगला है, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई हो तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं है? तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में त्रुटि है। क्या है? यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो एक दिन ऐसा आएगा जब होगा, जबकि नहीं, जब मनुष्य का जीवित रहना दूभर हो जाएगा। तो जबकि की जगह जब आएगा, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। अगला है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। तो दोस्त इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, इसका डी सही है। तो दोस्त हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 से शुरू होंगे गणित के प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 50 तक होंगे। तो गणित के प्रश्न की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से सामान्य ज्ञान, क्योंकि प्रश्न नंबर 50 तक तो अब गणित के प्रश्न हैं, जिसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 51 सामान्य ज्ञान। तो यह है प्रश्न नंबर 51 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक है 1, 2, 3, 4। तो राइट ऑप्शन बी 2। जनसंख्या के आधार पर भारत का नंबर 2 है। पहला नंबर किसका है दोस्त? चीन का। इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जनसंख्या के आधार पर पहला नंबर आता है चीन का, दूसरा नंबर आता है भारत का। ठीक है दोस्त, तो भारत की रैंक है दूसरी। अगला है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद? 93, 105, 108, 116। तो राइट ऑप्शन सी 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और इसके बाद अगर पूछ भी लिया जाता है तो आहूत कब करता है राष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 110 में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहूत की जाती है 110 में और बुलाता है 108 में। ठीक है दोस्त, इसको भी याद रखना। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार है। किसके पास है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पीकर। अगर लोकसभा में मतदान चल रहा है और मतदान टाई हो जाए, बराबर हो जाए, तो स्पीकर अपना मत डाल सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला है, एक आदमी 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख पाता वह किस रोग से ग्रसित है? दूरदृष्ट, निकट दृष्ट, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो राइट ऑप्शन बी, निकट दृष्ट। जो आदमी दूरी का साफ ना देख सके तो उसे है निकट दोष दृष्टि। इसको याद रखना। अगर पास का साफ नहीं देख सकता है तो उसे है दूर दृष्ट दोष। तो निकट दृष्ट दोष जिसे बोलते हैं मायोपिया। ठीक है दोस्त, तो दूर के साफ ना देख पाना है निकट दृष्ट। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो राइट ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप कोई शहर है? वो कौन सा शहर है? वो है दोस्त मध्य प्रदेश। इसको याद रखना। अगला है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। राइट ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको समझ लो, याद रखना है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जिस भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना, पड़ोसी देश। अगला, ताजमहल के सुलेख के लिए ग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया। गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दुल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमानत खान सिराजी। तो ताजमहल के सुलेखक हैं कैलियोग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। इसको याद रखना।
अगला है स्वतंत्रता सेनानियों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी थी? 1929, 1931, 1934, 1939। इस पे तो लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 1931, 23 मार्च 1931। इसको याद रखना, 23 मार्च 1931 इसको बोला जाया है शहीद दिवस। ये भी ध्यान रखना, 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक मेरकोसियर दक्षिण साझा बाजार का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, चिली। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, वो चिली है, वो दक्षिणी साझा बाजार का सदस्य नहीं है, इसको याद रखना। अगला है निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियम किसके द्वारा किया जाता है? संघ द्वारा तो लगाया जाता है निगम कर, पर इसका जो विनियोजन है वो राज्यों द्वारा, संघ द्वारा, राज्यों संघ दोनों द्वारा, उनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ए बी दोनों के द्वारा, राज्यों और संघ के द्वारा निगम कर लगाया जाता है और उसका विनियोजन भी दोनों के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, किस वर्ष स्थापित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? 1902, 1910, 1916, 1921। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय। ये भी याद रखना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय। और कौन सी सन में की थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1916। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। इसको भाई साहब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद है वो है गाजियाबाद, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्रह्मा कमल, कलिहारी, रेडोडेंड्रॉन या पलाश। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का वो है पलाश, इसको याद कर रखना। और राजकीय अगर पशु पूछ लिया जाए, राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का कौन सा है दोस्त? तो वो है बारहसिंगा, इसको भी याद रखना, बारहसिंगा। तो राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का पलाश और राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं पूछा भी गया है। एनरिको फर्मी, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या हेनरी बैकेरल। मैरी क्यूरी या हेनरी बैकेरल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हेनरी बैकेरल। जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज की गई हेनरी बैकेरल के द्वारा, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3, 7, 9, 21। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 7। जो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियों की संख्या है वो 7 है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिनेमैटिक सिटी कहा जाता है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सिनेमैटिक सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिनेमैटिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ और ऑप्शन है, कहाँ गए, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी खुर्जा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खुर्जा, ठीक है। सिरेमिक सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर को, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी?
लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है वो दोस्त राजेंद्र प्रसाद ने लिखी, इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछी भी गई है। और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, इनको भी याद रखना, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया की रचना की इन्होंने। और महात्मा गांधी की तो कई हैं, जैसे कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम की इस नामक पुस्तक लिखी है। तो आपको याद रखना, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। और आर्य समाज की भी स्थापना, आर्य समाज की भी पुस्तक है, वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा, नीरज सी चौधरी, आर के नारायण, बी एस न्यायपाल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बी एस न्यायपाल। जो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक है वो दोस्त बी एस न्यायपाल के द्वारा लिखी गई है। अगला है, बनखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? स्टेडियम दोस्त बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, कि एक स्टेडियम हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कोई भी। तो बनखेड़े कहाँ स्थित है? चेन्नई, पुणे, कोलकाता, मुंबई। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मुंबई। तो बनखेड़े स्टेडियम है वो मुंबई में है। और दोस्त ईडन गार्डन कोलकाता में स्टेडियम है, वो है ईडन गार्डन, ईडन गार्डन्स जो स्टेडियम है दोस्त वो है कोलकाता में, इसको याद रखना। मुंबई में बनखेड़े है, और चेन्नई में है एम ए चिदम्बरम, जो चिदम्बरम एम ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है दोस्त वो चेन्नई में, इसको याद रखना। और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम वो दोस्त पुणे में, इसको भी याद रखना। तो बनखेड़े है मुंबई में, और ईस्टर्न गार्डन वो है कोलकाता में, और एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में है। ये याद रखना, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंध घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, देवी माता की पूजा संबंधित थी, वो थी सिंध घाटी सभ्यता के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ भी गया है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंध घाटी सभ्यता के साथ। अगला है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु कौन सा था? तो सिंधु नगर है वो कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूड़ो। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी चंद्रहूड़ो है, वो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था, इसको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी चुनार। तो चुनार है उत्तर प्रदेश का छोटा शहर, वो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, इसको याद रखना दोस्त, चुनार। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी अज्ञात। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी दोस्त वो अज्ञात लिपि थी, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक यूएसए, रूस, फ्रांस, जर्मन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी रूस, इसको याद रखना। भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है वो है दोस्त रूस। अगला है, वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसर्रा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? कौन सी सन में? 1847, 1855, 1859 या 1900। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 1859 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, इसको भी याद रखना।
तो 75 प्रश्न कंप्लीट हुए, 25 प्रश्न यहाँ बचे हैं अब ग्राम समाज एवं विकास के। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न कंप्लीट हो गए, हिंदी के प्रश्न कंप्लीट हो गए, और गणित के प्रश्न के लिए वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76, ग्राम समाज एवं विकास। तो पहला प्रश्न है, ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है, यह विषय में कौन से अध्ययन से संबंधित है? वैज्ञानिक अनुसंधान, आदर्शात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आदर्शात्मक अनुसंधान। जो ग्रामीण निर्धनता मूल संरचना में कमी के कारण होती है वो होती है आदर्शात्मक अनुसंधान के कारण, इसको याद रखना। अगला है, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में निम्नांकित में से किसे राष्ट्रीय समाजवादी के रूप में पहचाना जाता है? राष्ट्रीय समाजवादी के रूप में किसे पहचाना जाता है? अरविंद। अगला ऑप्शन है विनय कुमार सरकार, कपाड़िया, राधा कमल मुखर्जी। तो राष्ट्रीय समाजशास्त्री के रूप में जिसे पहचाना जाता है वो है दोस्त ऑप्शन बी, विनय कुमार सरकार। तो विनय कुमार सरकार को दोस्त याद रखना, राष्ट्रीय समाजशास्त्री के रूप में पहचाना जाता है। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसमें ये 4 कार्य योजना, संसाधन की व्यवस्था, पेंशन संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए थे? 1949, 1950, 1951, 1952। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1950। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। दोस्त इतना ही याद रखना है कि इसी के अंदर 4 कार्य योजना का निर्माण भी हुआ था, वो थी संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, इसको याद रखना। अगला है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को NREGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में कब मिलाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 फरवरी 2006 को। तो 2 फरवरी 2006 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना NREGP को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में मिलाया गया था, इसको ध्यान रखना, 2 फरवरी 2006 को। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूर को कितने दिन के अंदर रोजगार की गारंटी है? 150 दिन, 100 दिन, 110 दिन, 90 दिन। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तो पिछली बार भी पूछा गया था। तो कितने दिन की गारंटी है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 150 दिन। इसको याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मजदूर को 150 दिन के अंदर रोजगार देने की गारंटी है। दोस्त इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, थ्रस्टन एवं लिकर्ट ने किसके मापन हित पैमानों का निर्माण किया? थ्रस्टन एवं लिकर्ट ने। तो बुद्धि, लब्ध, मनोवृत्त, व्यक्तित्व मापन एवं क्षमता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मनोवृत्त। इसको याद रखना कि थ्रस्टन और लिकर्ट ने मनोवृत्त मापने के लिए निर्माण किया था, ठीक है, पैमाने का, मनोवृत्त मापन पैमाने का निर्माण किया था। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? वैश्य, पुरोहित, शिक्षक, ये सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, केवल पुरोहित। जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें धर्म संबंधी कार्य है वो करता है पुरोहित, ये सभी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है, ग्रामीण पारिवारिक विघटन कारण क्या है? अशिक्षा, खेतों का आकार घटना, एकता में कमी, अर्थात गृह क्लेश, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो ग्रामीण पारिवारिक में विघटन का कारण है वो ये सभी हैं। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, सुलह कुल उत्सव कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मानो इसको दोस्त, ये परीक्षा में कई बार आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेरठ, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आगरा में। ठीक है दोस्त, आगरा में
प्रतिवर्ष सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, आगरा में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला भी रखता है। बटेश्वर मेला भी प्रतिवर्ष आगरा में ही लगता है, ये भी याद रखना। और कुल्ह सुल उत्सव भी आगरा में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्नौज। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी वाराणसी। जो प्राचीनतम जीवंत नगर है दोस्त वो है वाराणसी। अगला, ग्रामीण स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार या ये सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी। जो ग्रामीण स्तर का मुख्य आधार, ये तीनों ऑप्शन सभी सही हैं, सभी हैं ये। अगला है, गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषित होता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए? जो मृत पशु हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इनको रोकने के लिए हमें क्या उचित उपाय करने चाहिए? तो चमड़ा उतारकर मृत पशु गड्ढे में दबाना सही है। चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालकर, ये भी सही है। प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध, चील, कौवे, गिदड़ के द्वारा स्वतः ही, यह उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चार विकल्प सही हैं कि मृत पशुओं को प्रदूषण होता है तो उनको उपाय रोकने के लिए क्या उपाय हैं? तो चार विकल्प, ये तीनों विकल्प सही हैं, ये सभी उपाय सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? जुलाहा, कुम्हार, लोहार, ये सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी हैं वो ग्रामीण कारीगर के अंदर आते हैं। एक गांव में सभी होते हैं, कुम्हार भी होते हैं, लोहार भी होते हैं, जुलाहा भी होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मथुरा है, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, अगर सबसे अधिक वर्षा पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश के दोस्त गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको भी याद रखना, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा होती है मथुरा जिले में और सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर जिले में, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। प्रथम मुक्त विद्यालय उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद में स्थित है दोस्त, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजीव आरोग्य योजना के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल, गोवा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कर्नाटक है दोस्त, वो राजीव आरोग्य योजना के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, संस्कृत का संबंध है भौतिक से, अभौतिक से, भौतिक अभौतिक से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, भौतिक अभौतिक से। जो संस्कृत का संबंध है वो भौतिक और अभौतिक दोनों से है, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में ग्राम पंचायतों के मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ग्राम पंचायतों के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, गांव में विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योगों को विकसित करने में सहयोग करना, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य हैं वो ग्राम पंचायत के उद्देश्य से हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक समाज है? समाज कौन है, कौन सा समाज है? आदिम समाज, जटिल समाज, विद्यार्थी समाज या सरल समाज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी समाज है वो एक वास्तव में समाज है। ठीक है दोस्त। अगला है, ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिस ने निम्नलिखित में से किस तत्व की चर्चा नहीं की? जो लैंडिस हैं ग्रामीण शब्द के व्याख्या में किस तत्व की चर्चा नहीं की उन्होंने? प्रकृति पर प्रदत्त निर्भरता, सीमित आकार, जजमानी व्यवस्था या घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जजमानी व्यवस्था है, उन्होंने उसकी चर्चा नहीं की, लैंडिस ने जजमानी व्यवस्था की चर्चा नहीं की। अगला है, ज्ञान मीमांसा शेष निर्धारित होता है?
ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षण उद्देश्य या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो ज्ञान मीमांसा है उससे ये सभी विकल्प निर्धारित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का लक्षण कौन सा है? आधुनिकता की व्यापकता, आधुनिक समाज का उदय, पूंजीवाद व औद्योगिकरण या ये सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी ये सभी हैं। आधुनिकीकरण का लक्षण के ये सभी विकल्प सही हैं। अगला है प्रश्न नंबर 98। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला है अरपड़ा किसकी किस्म है? धान की, मटर की, गेहूं की, अरहर की। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मटर की। जो अरपड़ा है वो दोस्त मटर की किस्म है, इसको याद रखना। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है? हरित क्रांति, गेहूं की क्रांति, सिंचाई के साधन, यही सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हरित क्रांति। ये सभी नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हरित क्रांति। कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है दोस्त, वो है हरित क्रांति, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो दोस्त 100 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।